या दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन एक बार फिर से हाजिर हूं आपकी सेवा में प्रोग्राम बदलता दौर की डायरेक्ट सेगमेंट लेके। आज भी जो हमारे साथ पर्सनैलिटी हैं, आप तमाम लोगों के आग्रह पर, आपकी रिक्वेस्ट पर हमने आमंत्रित किया है और आज तमाम बातें जो हमारी कम्युनिटी से एक लंबे अरसे से आप लोगों को जानने की जिज्ञासा थी, उन तमाम बातों को हम आज जानेंगे। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने रेवोल्यूशन लाई हमारी कम्युनिटी में, हमारी कम्युनिटी को उस मुकाम तक पहुंचाया जिस पर आज सरकार से लेकर समाज का हर शख्स हमारे कामयाबी का लोहा मानता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम मिस्टर संतोष कुमार रोंगटा जी, General Secretary of National Federation of the Blind and advocate in High Court and Supreme Court. Sir, welcome to the show. नमस्कार जी। तो सबसे पहले सर हम जानना चाहेंगे और आपको बधाई देते हैं कि जो स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव है, जो काफी उसकी चर्चा चल रही है और गवर्नमेंट ने टाइम बाउंड भी किया, मैंने लास्ट पोस्ट देखी थी, तो इसके बारे में आप हमें बताएंगे आज कि ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ड्राइव क्या है। जी जी, ऐसा है कि 2005 में 29/12/2005 को काफी लंबी लड़ाई के बाद डीओपीटी ने एक ऑफिस मेमोरेंडम निकाला और उसमें स्कीम ऑफ रिजर्वेशन जो है सेक्शन 33 में ऑफ डिसेबिलिटी एक्ट, उसको किस तरह इम्प्लीमेंट करना है, उसके सारे इंस्ट्रक्शंस कंसोलिडेट हुए। उसमें ये कहा गया, साथ में उसके 16 अप्रैल 2006 में एक और ओएम निकला, तो उसमें ये कहा गया कि सारी बैकलॉग वैकेंसीज वर्कआउट हों और वो वर्कआउट हो 1996 से जब से एक्ट फोर्स में आया, और उस बैकलॉग को वर्कआउट करके उनको 2 साल के अंदर अंदर फिलअप किया जाए। लेकिन ये सब कुछ नहीं हुआ, इसलिए हमने हाई कोर्ट में पीआईएल डाली, नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड की तरफ से के नाम से, और वो पीआईएल का फैसला ये हुआ कि आपको टोटल नंबर ऑफ पोस्ट इन एन एस्टेब्लिशमेंट जो है उसके आधार पर 3% का कंप्यूटेशन करना है और 1% उसमें से तीनों डिसेबिलिटीज को अलग अलग देना है। और ये पूरा स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव चला के 1.5 साल के अंदर कंप्लीट करना था। ये जजमेंट हुई 2010 में। उसको यूनियन ऑफ इंडिया ने इंप्लीमेंट करने की जगह उसको चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में। फिर 8 अक्टूबर 2013 को लैंडमार्क जजमेंट आया, जिसमें हमारी कंटेंशन मानते हुए हाई कोर्ट के ऑर्डर को अपहेल्ड किया गया और साथ साथ उसको थोड़ा मॉडिफाई करते हुए ये कहा कि पोस्ट नंबर ऑफ पोस्ट नहीं, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इन दी कार्डर स्ट्रेंथ, जिसका मतलब ये हुआ कि हमारा रिजर्वेशन की वैकेंसीज और बढ़ गई, वो आपको देनी होंगी। और सभी, केवल सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं बल्कि सभी राज्य सरकारों को भी ये निर्देश दिया गया कि आप 3 महीने के अंदर अंदर ये पूरी फिलअप कर दें जी। लेकिन ये भी कुछ नहीं हुआ, इसका भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। तब हमने कंटेम्प्ट पिटीशन डाली। इस कंटेम्प्ट पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट ने 28 अप्रैल 2015 को ये आदेश दिया कि आप ये जो कह रही, सरकार ने ये कहा बीच में कि हम इसको 1 साल के पीरियड में पूरा करेंगे, और उन्होंने कुछ फिगर दी, 12,000 कुछ वैकेंसीज बताई, बैकलॉग वैकेंसीज, जिसमें से ब्लाइंड की 3600 कुछ बताई। तो हमने 28 अप्रैल को ये कहा कि पहली बात तो ये बैकलॉग वैकेंसीज पूरी नहीं है, क्योंकि सभी डिपार्टमेंट्स ने नहीं दी, पीएसयूज ने नहीं दी, और ये ईमानदारी की नहीं है। और साथ साथ हमें जितनी मिलनी चाहिए 1% के इक्विवेलेंट दी गई है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 28 अप्रैल को ये आदेश दिया कि आप ये टाइम फ्रेम भी कम करें, स्क्वीजिंग करें, इसको कम से कम टाइम फ्रेम में पूरा करें, और साथ ही साथ एफिडेविट दें, डिसेबिलिटी वाइज ब्रेकर दें, हर ग्रुप वाइज और डिसेबिलिटी वाइज और हर डिपार्टमेंट का। उसके जवाब में 22 मई को ये स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव का ओएम निकला, और
इसके साथ ही साथ एफिडेविट जो फाइल किया है सुप्रीम कोर्ट ने, अब नंबर ऑफ वैकेंसीज थोड़ी बढ़ी और वो हुई, लेकिन अभी भी 1% की इक्विवेलेंट नहीं है हमारी। 14,000 टोटल वैकेंसीज, 14,000 एंड ऑड वैकेंसीज इन्होंने कहा, और 14,000 एंड ऑड में से अब हमारी 3600 की जगह 4,000 एडमिट की हैं इन्होंने। जी तो सभी सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। जी तो सर, लेकिन एक लंबे अरसे से ये फाइट चल रही है जैसा आप बता रहे हो, तो अभी आपको भरोसा है, यू बिलीव दैट कि अभी हम लास्ट स्टेज पे हैं, अभी वैकेंसीज आ जाएंगी या फिर से अभी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी? देखिए, ऐसा है कि मेरा विश्वास ये है कि अब ये सुप्रीम कोर्ट में 14 जुलाई के लिए लगा है। अब क्योंकि ओएम निकल गया है 22 मई का, तो मैं इसको 2 फेज में देखता हूं इस पूरे मामले को। जो एडमिटेड वैकेंसी है उसका तो बैकलॉग के लिए सिलेक्शन टेस्ट शुरू हो जाएगा, मतलब नोटिफिकेशन शुरू हो जाएंगे। लेकिन जहां तक हमारा ये कंटेंशन है कि साहब ये जो वैकेंसीज हैं कम हैं, ब्लाइंड को कम दी गई हैं, कुछ डिपार्टमेंट ने रिपोर्ट नहीं किया, पीएसयू ने रिपोर्ट नहीं किया, इस पर मैंने आरटीआई डाली है। आरटीआई के रिस्पांस आना शुरू हो गए हैं, तो मुझे लगता है थोड़ा सा समय एक्चुअल वैकेंसीज के फिगर पे लगेगा। लेकिन मुझे ये लगता है कि जो एडमिटेड वैकेंसीज हैं उसके अगेंस्ट दिसंबर 2015 तक सारे अपॉइंटमेंट्स हो जाएंगे, तो ये इनके खुद के एडमिटेड शेड्यूल के मुताबिक। जी सर, ये बताएं कि क्या राज है कि नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड पिछले 1-2 साल में कुछ ज्यादा वाइब्रेंट हुई है? सोशल मीडिया पर हमें एनएफबी दिख रही है, यूट्यूब पर या फेसबुक पर वाइब्रेंट है, लगातार प्रोग्राम करवाए जा रहे हैं, रैलीज करवाई जा रही हैं, तो ये क्या कारण है? पिछले 2 साल में पिछले कुछ सालों के कंपैरेटिवली पिछले 2 साल में एनएफबी ज्यादा वाइब्रेंट हुई है। इसका कारण यह है, देखिए, कि पिछले 2 सालों में बहुत क्रूशल इश्यूज भी आए हैं सामने। देखिए, आरपीडी बिल से ज्यादा हम वाइब्रेंट हुए, और साथ ही साथ ये सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया 2013 का, जैसा मैंने आपको बताया, इसकी इम्प्लीमेंटेशन को लेकर भी हमको बार बार सड़कों पे आना पड़ा, कोर्ट की भी मदद लेनी पड़ी, और साथ ही साथ ये जो आरपीडी बिल वाला झगड़ा था, आपको पता है कि किस तरह पिछली सरकार जाते जाते कोशिश कर रही थी कि ऑर्डिनेंस के थ्रू उस काले कानून को लाया जाए और इस कानून को रिप्लेस किया जाए उस काले कानून से। तो इन सब चीजों को टोटल क्रूशल इश्यूज इसी दौरान आए, तो हमको लगा कि हमको दोनों तरीके अपनाने पड़ेंगे, न्यायालय का सहारा भी लेना पड़ेगा, सड़क पे भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और अनफॉर्चुनेटली देखिए, ऑर्गेनाइजेशन, मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा, ऑर्गेनाइजेशंस बहुत हैं, लेकिन बाकी ऑर्गेनाइजेशंस ने जो सक्रियता दिखानी चाहिए वो सक्रियता नहीं दिखाई इन इश्यूज पे। और क्रूशल इशू अभी देखिए, इमीडिएटली अभी एक इशू और आ गया है, आपको शायद पता हो कि जो राइटर्स की गाइडलाइंस इशू हुई थी। जी बिल्कुल, मैं उस पे आऊंगा जी, 2000 उस पे भी आऊंगा मैं। हाँ, तो अब वो इशू यूपीएससी ने फिर ले लिया। इसका कारण क्या है कि यूपीएससी इस बात से परेशान है कि सिविल सर्विसेज में, आपको पता है, इस समय कम से कम मैं 14 केसेस लड़ रहा हूँ, जो सिविल सर्विसेज में हमारा टोटल जो रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, हर साल की वैकेंसीज में उनको कम मिल रहा है हिस्सा, आप देखते होंगे, वो भी लड़ाई चल रही है जी। और 14 इंडिविजुअल केसेस चल रहे हैं। इसके अलावा विभिन्न राज्यों में भी दानिश जी, विभिन्न राज्यों में भी इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ में हमारा मामला है, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी हमारा इशू चल रहा है। तो ये लड़ाई पिछले 2 साल में इसलिए क्रूशल हो गई है कि एक तो देखिए, एम्प्लॉयमेंट के फ्रंट पे आप ये देख रहे हैं कि धीरे धीरे आउटसोर्सिंग ज्यादा हो रही है जी। अगर हमको अभी भी इस समय जो वैकेंसीज नहीं मिली, हमारा ड्यू रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला, तो आगे तो चांसेस और भी कम है, बिकॉज नंबर ऑफ वैकेंसीज आर गोइंग टू बी डिक्रीज्ड, एग्जैक्टली एबॉलिश करते जाएंगे। तो इसलिए हमको वाइब्रेंट, हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए हम वाइब्रेंट हुए। अभी आपने ये देखा कि नॉर्दर्न रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ने कहा कि साहब 100% ब्लाइंड, ये भी देखिए 2014 की बात है, कि 100% ब्लाइंड को एग्जाम देने के बाद कह दिया कि हम नहीं लेंगे ग्रुप डी की वैकेंसीज में।
वो लड़ाई हमको सड़क पे भी और न्यायालय में भी लड़नी पड़ी। अल्टीमेटली आप लोगों के सहयोग से, शुभकामनाओं से हम लोग उसमें विजयी हुए। तो कुछ और ऑर्गेनाइजेशन है जो क्रेडिट ले रही हैं, वो कहते हैं कि ये केस तो हमने लड़ा है। देखिए, क्रेडिट ऐसा है दानिश जी, वो तो कोर्ट ऑर्डर्स बोलेंगे ना दानिश जी। जी, कोर्ट ऑर्डर्स अगर कोई और देखिए, मैं तो एक बात मानता हूँ, क्रेडिट लेना चाहता है लेता रहे। मेरा सिर्फ एक उद्देश्य है, वो सफल होना चाहिए। वो क्रेडिट अगर कोई लेता है तो लेता रहे। हमने आज तक कभी क्रेडिट की कोशिश नहीं की, ना उस लड़ाई में हम पड़े। अगर कोई लेना चाहता है ले, उससे हमें क्या फर्क पड़ता है। अल्टीमेटली जो हमारा ब्लाइंड साथी है, उसका अधिकार हम सुरक्षित हुआ ना, चाहे मैंने कराया या किसी और ने कराया। लेकिन रिकॉर्ड तो अपने आप कोई बदल नहीं सकता दानिश जी। इतिहास कोई बदलना चाहे तो बदल नहीं सकता। बिल्कुल। और मैं अब कुछ सीधे सवालों पे आता हूं, क्योंकि हम बहुत सारे सवाल हैं लोगों के, तो हमारे भी। सबसे पहले सर ये बताएं कि जब आरपीडी बिल की स्टैंडिंग कमेटी में गया था, उस पर चर्चा हो रही थी, तो उसके बाद हमने वोटिंग की, तो हमने देखी ऑल इंडिया डिसेबिलिटी अलायंस की ओर से, टू बी वेरी फ्रैंक अगर मैं आपसे बात करूं आज डायरेक्ट टॉक में, तो कहा गया कि मिस्टर रोंगटा क्रेडिट मार रहे हैं, लेकिन अभी आरपीडी बिल में बहुत खामियां हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आई कोट कि उन्होंने कहा कि जैसे नेशनल कमीशन, वो कह रहे हैं कि कोई भी उसका चेयरपर्सन बन सकता है, डिसेबल जरूरी नहीं है, तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इसके अलावा भी कुछ बातें थी, तो कह रहे हैं कि कैसे ऑल इंडिया डिसेबिलिटी अलायंस, अभी बिल तो पास भी नहीं हुआ, क्रेडिट मारना शुरू कर दिया, हमारी सारी रिकमेंडेशंस मान ली। हमने तो कोई क्रेडिट नहीं मांगा, हमने कभी क्रेडिट नहीं मांगा। हमने तो इतना कहा है, देखिए एक बात सुनिए, हमने कभी भी आप कोई भी हमारी सोशल मीडिया पे वो दिखा दीजिए, हमने इतना जरूर कहा है कि कमेटी की रिपोर्ट और हमारे सजेशंस दोनों को अगर हम कंपेयर करें, तो मोस्ट ऑफ दी सजेशंस उन्होंने कमेटी ने हमारे माने हैं, which can be got examined with reference to our suggestion and their report. कई सजेशंस में तो हूबहू जो हमने लिखा है कमेटी रिपोर्ट में वर्बेटिम वो एक्सेप्ट करते हुए उतारा है अपनी रिकमेंडेशंस में। लेकिन इसका मतलब ये हम कभी नहीं कह रहे कि कमेटी ने जो कुछ कहा, जैसे कमेटी ने कहा कि डेफिनेशन ऑफ डिसेबिलिटी जो है उसको और वास्ट करो, डायबिटीज भी ले आओ, इसको भी ले आओ, वी आर अपोजिंग इट। ठीक है जी। जैसे आपने जो कमीशन वाली बात कही, हमारा भी सजेशन था चेयरमैन वाला, हम संतुष्ट नहीं है उनकी रिकमेंडेशन से, हम कभी उसको सपोर्ट नहीं कर रहे। हमने तो मिनिस्टर को लेटर दिया है कि किन किन चीजों से हम इत्तेफाक नहीं रखते, और उससे इत्तेफाक रखने का सवाल ही नहीं। देखिए दानिश जी, आरपीडी बिल पर आपके क्या व्यूज हैं? आपके क्या व्यूज है जो अभी आरपीडी बिल जो हमारे व्यूज ये हैं कि ये रिपोर्ट बहुत हद तक, इस रिपोर्ट ने कुछ विचार हमारे मूलभूत चीजों पर किया है, लेकिन इट फॉल्स शॉर्ट ऑफ आवर एक्सपेक्टेशन। हमारा विचार साफ ये है, और हमने ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अभी आपको फेसबुक पे आ भी जाएगा, हम उसको डाल रहे हैं, जो हमने लिखा है। हम देखिए, इसमें जो हमारे सजेशन नहीं माने गए या उसके डायरेक्ट रिकमेंडेशन नहीं हुई, और जो मैं समझता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें जैसे ये कमीशन वाली बात आपने ऑलरेडी कह दी, ठीक है। सेक्शन 33 स्कीम ऑफ रिजर्वेशन में उन्होंने कोई रिकमेंडेशन प्रॉपर की ही नहीं। उन्होंने तो ये कहा कि डीओपीटी, हमारा सारा कंटेंशन उतार दिया, और ये कहा कि डीओपीटी और डिसेबिलिटी एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट जो है वो मिलकर डिसाइड कर लें, कंसेंसस बना लें। अरे कंसेंसस कल को ये बना लें वो कि हम 3% से कम देंगे, केवल डायरेक्ट कोटा में देंगे, जो पहले उनका मंतव्य था, तो हम उसको थोड़ी मानने को तैयार हैं। बिल्कुल, जैसे वो बीमारियों को डिसेबिलिटी में जो लड़ी है, सारी लड़ाई जो लड़ी रानी जी सुप्रीम कोर्ट में, कौन लड़ने गया है? हम उसको नलीफाई थोड़ी होने देंगे। मैंने अपना समय दिया है, अपनी एनर्जी लगाई है, ठीक है ना, वो हम नलीफाई थोड़ी होने देंगे। अब कहीं को तो देखिए कोई कुछ भी कह दे कि भाई वो, मैंने तो कभी क्लेम किया भी नहीं। अभी तो मुझे भी नहीं मालूम क्या कितने दिन का जो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है मुझे, अभी कमेटी की रिपोर्ट सरकार कितनी मांगती कितनी नहीं मांगती हमें क्या पता, पहली बात।
और कमेटी की रिपोर्ट में जो खामियां हैं उनको भी हम सरकार के सामने ले आए हैं। ठीक है, और हमने ये कहा है कि जो जो चीज हमारी मानी गई और जो हमको ठीक लगी वो उसको हमने सपोर्ट किया है कि ये सरकार माने कमेटी की बात जी, और ये सरकार ना माने कमेटी की बात, ये भी बिल्कुल। तो ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, ये लड़ाई तो जारी है। और ये बिल्कुल सही है कि एनएफबी वाइब्रेंट है रैलियों में, और आपकी बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं कि जब भी रैली की बात आती है तो एनएफबी नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करती है और एक अच्छा स्टैंड लेती है। बाकी एनजीओज जैसे आपने कहा उतना सक्रिय रोल नहीं निभा पाती हैं, तो वो उसमें भी हम बात करेंगे। सर, अगले सवाल पे मैं आता हूं कि मिस्टर रोंगटा के इतने विरोधी क्यों हैं और क्यों हर कोई एनएफबी को टारगेट करता है? रिसेंटली अगर बात करें तो बहुत सारे लोग हैं जो आपके बैच के हैं, वो आपसे टोटली डिफरेंट है, लोगों को प्रवोक करते हैं। हालांकि आई प्लेस ऑन रिकॉर्ड टुडे बिफोर यू कि जितने आपके विरोधी हैं, आपके फॉलोअर्स भी हैं, टाइम टू टाइम हमें मिलने को, बात करने को मिलता है सबसे। तो ये रीजन क्या है कि हर कोई आपका विरोधी क्यों है आपके बैच में? हर कोई तो नहीं है, मैं ये नहीं मानूंगा। देखिए ऐसा है, मैं थोड़े से नाम गिना दूं, आप बोलो तो मैं नाम गिना दूं। जी, नाम तो छोड़े, अब तो हर कोई थोड़ी हो गया वो जी, वही थोड़ी है सेक्टर में जी, वो हर कोई तो नहीं हो गया। जान लीजिए, बिल्कुल जी। मान लीजिए आज मैं या कुछ और लोग मैं इकट्ठा करके रेडियो उड़ान की बुराई करने लगूं जी, हैं? तो ये थोड़ी है कि रेडियो उड़ान बिल्कुल कोई काम नहीं कर रहा है, या वो जो कह रहे हैं वही सही है रेडियो उड़ान के लिए जी। आपके सपोर्टर्स उसके तुलना में बहुत ज्यादा हैं जी। तो मेरे कहने से आपके काम को यही स्थिति है। देखिए ऐसा है, ये जो आपने जिस बात का संकेत कर रहे हैं वो ये है कि ये जो कुछ संगठन है वो पता नहीं क्यों अपने आप को राइवल मानते हैं हमसे, और इसलिए वो हर उस अवसर को भुनाना चाहते हैं जहां एक डेमोक्रेटिक, देखिए मेरी डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, और जो लोग सक्रिय थे मेरे विरोध को प्रोवोक करने में, उनके यहाँ डेमोक्रेसी कहाँ है, मैं ये जानना चाहता हूँ। मैं तो कुछ एग्जाम्पल कोट कर देता हूँ ताकि आप आंसर दें। मैं एग्जाम्पल कोट कर देता हूँ। एक रिसेंटली अभी काफी चर्चा में रहा, आपके संज्ञान में है पूरी तरह, कि कहा गया कि मिस्टर रोंगटा जी ने अभी कुछ बच्चों को बहलाया है और अभी वर्ड वॉर शुरू कर दिया, यानी कि आर्टिकल लिखने, जैसे आशु मिश्रा को यूज किया गया एआईसीबी के खिलाफ। तो क्या बहलाया? आशु मिश्रा को अपनी मैगजीन में आर्टिकल लिखवाया एआईसीबी के खिलाफ। तो जी, तो इस तरह के अभी एनएफबी ने काम करने शुरू कर दिए हैं। सर, ये कौन सा आपके साथ आपके डिफरेंस क्यों है? जी जी, एनएफबी ने किसी को नहीं कहा एआईसीबी के खिलाफ लिखने को, और एनएफबी ने किसी को रोका भी नहीं जो उसका विचार है उसको व्यक्त करने से। एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर आप उसको उस ढंग से उनके आर्ग्यूमेंट को विदाउट एडमिटिंग मान भी लिया जाए थोड़ी देर के लिए, तो ये पूछिए कि एआईसी की शुरुआत किसने की है एनएफबी के खिलाफ लिखने की? शुरुआत ये ऑर्गेनाइजेशन राइवलरी की शुरुआत किसने की है? एआईसीबी ने की है। आपको शायद पता नहीं, क्योंकि हम इन चीजों का प्रचार करते नहीं किसी के खिलाफ। एनएफबी के खिलाफ कॉल साहब ने शुरुआत की है अपनी मैगजीन में लिखकर, और टारगेट कर हमारे ऑफिस बेयरर्स को सीधे जैसे बेल काउंसिल ऑफ इंडिया आप जानते हैं? जी बिल्कुल। बेल काउंसिल ऑफ इंडिया का जब मैं चेयरमैन था और आज जो हूं, उस समय कुछ कोऑप्शन हुए, और कोऑप्शन आप जानते हैं डायरेक्टर एनआईबीएच करती है विद द अप्रूवल ऑफ एग्जीक्यूटिव कमेटी। जी, विद द अप्रूवल ऑफ एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ एनआईबीएच। ठीक है जी। इसमें हमारी जो उपाध्यक्षा है महिला, वो कोऑप्ट हुई डॉक्टर कुसुमलता जी। तो उस पर इन्होंने ये कहा, बाहर का आदमी अंदर का आदमी, एक आर्टिकल आया उनका। हाँ, वो आर्टिकल आया था जी। मैं बिल्कुल उनसे भी सवाल जवाब करूंगा। वहां से शुरुआती मैंने उसका कोई जवाब भी नहीं दिया, मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने उसका कोई जवाब नहीं दिया।
जान के नहीं दिया। उसके बाद फिर एक आर्टिकल आया, अच्छा उससे पहले एक आर्टिकल आया रैली की रैला, ये उससे भी पहले रैली की रैला, वो जो हमने आंदोलन किया था आरपीडी पे, उस पर पॉल साहब ने लिखा कि रैली की रैला, उनका कहना था ये रैली वैली कुछ नहीं थी, इसका कोई उद्देश्य नहीं था, वगैरह वगैरह वगैरह, किसी को कुछ पता नहीं था। मैं गया वहां, पूछा लोगों से, उनको कुछ पता नहीं था क्यों आए हैं वगैरह। आप बताओ, इससे एनएफबी को थोड़ी आप कॉज को नुकसान कर रहे हो इस तरह की चीजें, इस तरह की पोजीशन लेकर। तो ये शुरुआत उन्होंने की है। लेकिन डिफरेंसेस है क्या? आज आप पहली बार आई थिंक रेडियो उड़ान पे ये खुलासा होगा, तो ये एक्चुअली आप लोग दोनों ही बहुत, मैं आई प्लेस ऑन रिकॉर्ड और मैं लिसनर्स को बताना चाहता हूं जो नई इस कम्युनिटी में नए आए हैं, जहां जो अवेयर नहीं है हमारे इतिहास से, मैं बताना चाहता हूं आई रियली पर्सनली रिस्पेक्ट बोथ द जेंटलमैन, बोथ द पर्सनैलिटीज। इन्होंने बहुत काम किया है सोसाइटी में, दोनों ने अपने अपने लेवल पे बहुत ज्यादा काम किया है, जिसकी प्रशंसा शब्दों में नहीं की जा सकती। सर, इन स्पाइट ऑफ दीज थिंग, बेसिकली आपके डिफरेंसेस है क्या और क्यों ये आने शुरू हुए? डिफरेंस तो देखिए, और पूछिए। एक बात बताइए, मैं आपको थोड़ा इतिहास में ले जाना चाहता हूं जो आपको पता भी नहीं है एक्चुअली, और व्यूअर्स को पता होना चाहिए जी। देखिए, पॉल साहब एबीयू के सेक्रेटरी जनरल है 8 साल, ठीक है जी। मैं कुछ नहीं था जी। और बल्कि 8 नहीं 12 साल रहे, ठीक है, 3 टेन्योर रहे। और 2 टेन्योर में ऐसी स्थिति आई कि जनरल असेंबली एबीयू की उसके लिए लोकल हॉस्पिटलिटी के लिए कोई पैसा फंडर नहीं देने को तैयार था, एनएबीपी देने को तैयार नहीं थी। और क्योंकि हम सेक्रेटरी जनरल भारत से था, मैंने कोई ऑर्गेनाइजेशनल वो नहीं, मैंने हमेशा हाथ बढ़ाया है सहयोग का। मैंने अभी मेरे ऑर्गेनाइजेशन ने, और आपके प्रोग्राम में मुझे किसी ने बताया कि आरोप भी मुझ पे लगा कि $55,000 फलाना डॉलर, बिल्कुल $55,000 दिए आपने अपनी पोजीशन को लेने के लिए। हालांकि $55,000 थे नहीं, वो थे 40, लेकिन चलिए जो भी थे 55 ही मान लीजिए। वो मैंने कोई खर्च नहीं किया। ऐसा है, पहले 40,000 पहले जो जब मैं कुछ नहीं बना तब भी ना मैं लड़ा, ना मैंने कंटेस्ट किया, तब भी चूंकि लोकल हॉस्पिटलिटी का कोई खर्चा देने को तैयार नहीं था, और हमारा इंडिया का जनरल सेक्रेटरी हो चाहे किसी ऑर्गेनाइजेशन का था, तो अगर वो जनरल असेंबली ना हो पाए तो कितनी बेइज्जती की बात है दाई जी। मैंने इसलिए उस समय भी उनको कमिट कर दिया जब उन्होंने लास्ट में तो मुझे रिक्वेस्ट की, और मैंने वो पूरी लोकल हॉस्पिटलिटी एनएफबी के पैसे से की। दोबारा भी यही स्थिति थी जब मैं, अब वो सहयोग कह लीजिए तो मैं लड़ लिया चुनाव। अगर मैं नहीं भी लड़ता, पहले तो नहीं लड़ा था ना मैं चुनाव, पहली बार भी तो दिया था। लेकिन ये तो कहा जाता है कि कोल सर ने आपको बनाया एशियन यूनियन का प्रेसिडेंट, और आप उनके ही खिलाफ बोलते हैं, और ये तो बार बार इस बात को बताया। मैं तो उनके खिलाफ क्या बोला मैंने, ये बताओ ना, इनसे ये पूछो ना। मैं तो आज तक भी, अभी तक स्थिति के बावजूद भी, उनके जो प्रेसिडेंट हैं AK मित्तल साहब, ये जो कॉमन इश्यूज है ना जी, आरपीसी बिल हो, उसमें जब सजेशन भेजने थे, जब तक वो भी नहीं किया मित्तल साहब ने, तब मैंने नहीं भेजे। आज भी ये सब करने के बावजूद हुआ, मेरे ऑर्गेनाइजेशन के फैसले के बावजूद, जब हमें कोई सहयोग नहीं रखना है उस आदमी के साथ और उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, उसके बावजूद अभी भी राइटर वाला भी इशू आया सर, मैंने फिर भी उनको और एनएबी को दोनों को लिखा, क्योंकि मैं कमेटी में हूँ उसकी, तो मैंने लिखा कि आप बताओ क्या स्टैंड लेना चाहिए। और मित्तल साहब ने जो स्टैंड लिख के भेजा, वही मेरा स्टैंड भी था, वही मैंने आगे, रामाकृष्णन जी ने, एनएबी ने दिया नहीं कोई स्टैंड, मैंने वही आगे पुश शुरू किया है। तो आप एक बात बताओ, और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो आप मानते हैं कि आपको एशियन यूनियन का प्रेसिडेंट कोल साहब ने बनाया? नहीं, बिल्कुल नहीं मानता। कौन बनाने वाला है, कौन नहीं बनाने वाला है? ऐसे मैं कह दूं मैंने सेक्रेटरी जनरल बनाया, जो मैंने बनवाया था वो तो थोड़ी है।
वो कहते हैं कि अगर उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा, उन्होंने आपका नाम रेकमेंड कर दिया और आपको बना दिया गया। तो आप एक बात बताइए, ट्रेजरार मित्तल साहब WBU के हैं, उनके प्रेसिडेंट 2 बार के हैं जी, दोनों बार मैंने ही उनको प्रपोज किया है जी। ये बताओ ना कि अगर मेरी सहयोग की भावना नहीं होती रानी जी तो नहीं बताओ। बिल्कुल तो सहयोग किया है, हमेशा किया है। इतना ही नहीं, सुनिए, इतना ही नहीं, अब ये कोई अनग्रेटफुल हो जाए दुनिया में तो उसका कोई इलाज नहीं। देखिए आप भी मैं तो इतना कह सकता हूँ, ये कोई घमंड नहीं है कि मेरे जितना पेशेंस वाला और मेरे जितना हाथ बढ़ाकर आगे बढ़कर सहयोग करने वाला कोई दूसरा आज तक रेसिप्रोकेट किसी ने नहीं किया। लेकिन अब इंतहा हो चुकी है। अब हम बहुत, अब अगर पहले 10 कदम आगे बढ़ाते थे सहयोग के लिए, एक बढ़ाते हुए भी आज की तारीख में हमको 10 बार सोचना पड़ेगा जी। और रोमटा सर, यही हमारा प्रयास है कि लोगों तक हम तभी प्रयास करते हैं कि आपको लोगों से कनेक्ट किया जाए। जो भी बातें हैं स्ट्रेट फॉरवर्डली हम लोगों तक सच्चाई को पहुंचाए। देखिए मैं भी लिखने को लिख सकता हूँ। इन्होंने होम मिनिस्ट्री में हमारे ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ लिखवाया, हमारे खिलाफ लिखवाया, फाइनेंसिंग की। मैंने तो आज तक नहीं किया कुछ, अभी तक भी उनके खिलाफ कुछ एक्शन नहीं। ऐसा थोड़ी कि मेरे पास कुछ नहीं है लिखने को, लेकिन मैं ये मानता हूं कि इस सबसे किसी को फांसी नहीं होना, इस सबसे कॉज होना है। इस कभी नहीं करूंगा, ये भी बता रहा हूं मैं अपनी तरफ से नहीं लिखूंगा किसी के खिलाफ गवर्नमेंट में। जी जी। पब्लिक डिस्कोर्स में अपनी पोजीशन स्पष्ट करने के लिए कोई कहेगा तो जरूर करूंगा, लेकिन गवर्नमेंट में किसी के खिलाफ कभी नहीं लिखूंगा, ना लिखा है ना लिखूंगा। मैं उनके स्तर नीचे स्तर पर नहीं आऊंगा। ये आपका बड़प्पन है और ये आपकी इंटेलिजेंस है जो आप सोचते हैं इस तरीके से। सर अगला सवाल मैं अगर देखूं, जैसे मैंने पहले बताया कि NFB अब सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव है और बहुत सारे लोग इससे जुड़े हुए हैं और लाभान्वित होते हैं इंफॉर्मेशन से। अभी मैं आपकी थोड़ी देर पहले स्टडी कर रहा था, अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर कर रहा था, तो एक 4 जुलाई को NFB में एक पोस्ट आई है जिसमें इंफॉर्मेशन दी गई है ये स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव को लेके, और उससे पहले एक 11 जून की पोस्ट है। उसके ऊपर काफी लोगों ने कमेंट किए हैं और उसके बाद में लास्ट में फ्रस्ट्रेटेड होके कुछ कमेंट आए हैं जिसमें लिखा गया है कि आपने पोस्ट की इंफॉर्मेशन दी उसके लिए धन्यवाद, लेकिन आप किसी कमेंट को कहीं भी रिप्लाई नहीं करते हैं। सिर्फ क्या आपका काम पोस्ट डाल देना है, लोगों की क्यूरीज को सॉल्व करना नहीं है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे ये रिप्लाई नहीं आता। ये शिकायत है लोगों की। और एक और साथ में एक और पढ़ दूं मैं कमेंट, इसमें कुछ इमेज फाइल्स डाली गई हैं फेसबुक में आपके ऑफिशियल पेज पे। तो उसमें ये लिखा गया है कि जबकि जानते हुए कि सारे लोग ब्लाइंड हैं उसके बावजूद इमेज फाइल है और उसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ये लोग काफी नाराज हैं। इसके ऊपर क्या कहें? ठीक है, उनकी बात वाजिब है। विल टेक करेक्टिव एक्शन ऑन जी। आप हम उम्मीद करते हैं कि आप जो भी आपका मीडिया सेक्रेटरी है मीडिया ये दानी जी इसलिए भी हो गई एक्चुअली कि हम अभी मीडिया मैनेजर की पोस्ट जो है फिलअप करने के प्रोसेस में है, अभी है नहीं कोई। ठीक है, अभी वॉलेंटरीली ये 1-2 लोग कर रहे हैं, 2-3 लोग। ठीक है, बट ये चूक है, इस सबको को जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा मैं, ये चूक है। विल टेक करेक्टिव एक्शन। जी बिल्कुल, आप रिप्लाई करें लोगों की क्वेरीज को। जी आगे बढ़ते हैं। आगे विल टेक करेक्टिव एक्शन। जी, जहां तक मैं थैंक यू सो मच सर। तो जहां तक मेरी स्टडी कहती है NFB को कि NFB हमेशा जो भी NGO है जहां फिर गवर्नमेंट की जो नेत्रहीन विरोधी गतिविधियां हैं उसमें हमेशा प्रोएक्टिव रोल निभाती है। रिसेंटली मुझे कुछ कॉल आई और उसमें मुझे ये बताया गया कि आप पंजाब की विजिट हुई लास्ट में आपकी। तो एक तो पंजाब में आप कोशिश कर रहे हैं कि आपको गवर्नमेंट रूम दे। दूसरी बात है कि एक जो आपकी NFB स्थापित हुई है पंजाब में, तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन है VRTC, उससे आपने कमरे लिए हैं किराए पे। तो वहां पे हालांकि वो अच्छा काम है, बच्चे वो रेंट पे लिए हैं तो वो अच्छा काम है, बच्चे कॉलेज गोइंग वहां से जाते हैं। वी डू अप्रिशिएट दैट स्टेप। नाउ द क्वेश्चन इज
अगर ऐसा होगा, जैसे उस ऑर्गेनाइजेशन में फिलहाल जो आपको मैं आपकी नजर में जरूर डालना चाहूंगा, हो सकता है आप कुछ एक्शन लें। बिल्कुल बताइए। उसमें जो जमीन है, जो हमारी लैंड है, जो दृष्टिहीनों के लिए अलॉट की गई है, उसमें वो बिजनेस कर रहे हैं। कभी तो एटीएम वालों को रेंट पे दे देते हैं, कभी एनिमेशन सेंटर खोल देते हैं, और कभी रेंट पर साइटेड लोगों। तो अगर आप उनके साथ इन्वॉल्व हो जाएंगे तो हाउ वुड यू टेक एक्शन? नहीं, हम इन्वॉल्व नहीं है। देखिए, हमारा केवल जो है ना टेनेंट और उसका है। और हम आपको एक बात और बता दें कि जैसे ही गवर्नमेंट हमको दे देगी जगह, हमने उनको ये भी कहा है कि या तो गवर्नमेंट दे दे, नहीं दे, क्योंकि गवर्नमेंट असल में ये हमारे साथ गवर्नमेंट का पहले कमिटमेंट था लैंड देने का जीरकपुर में। जब पहली बार हम आज से 2-3 साल पहले बादल साहब से मिले थे, वो रिटर्न कमिटमेंट था। लेकिन अब उन्होंने कुछ असमर्थता जाहिर की लैंड देने की। तो इन्होंने कहा जो हमारा गवर्नमेंट का ज्वाइंट स्कूल है उसमें हम आपको 2-3 रूम देंगे, ठीक है। तो हमने कहा ठीक है, आप दे दीजिए, कुछ तो दीजिए। और अगर हमने ये भी तय कर रखा है दानी जी, तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं आपसे बिल्कुल, हमारा कोई पर्पज ये नहीं है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से, मान लीजिए, देखिए आपस में संबंध तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन से होने चाहिए, कॉर्डियल होने चाहिए, बिल्कुल। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो गलत कर रहा है तो हम उसके साथ खड़े हैं। बिल्कुल नहीं खड़े होंगे, कतई नहीं खड़े होंगे। और उनके साथ तो हमारा संबंध सिर्फ इतना है कि 2 है संबंध, मैं आपको बता दूं, बहुत साफ, कोई छुपाने वाली बात नहीं है। एक तो हमने रेंट पे लिया, ठीक है, तो हमारा टेनेंट और लैंडलॉर्ड का जो रिश्ता है वो होगा, वो है, उसे मैं डिनाई कर नहीं सकता। और कारण भी मैंने बता दिया क्यों लिया है, कि हमको हॉस्टल फैसिलिटी मिल जा रही है, वहीं के वहीं लड़के हैं, उनको बेनिफिट मिल जाएगा। और एक कारण और भी है कि अभी इमीडिएटली हम सोच रहे हैं पूरे देश में जहां जहां हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां जो पोस्ट आती है, क्योंकि ये देखा गया है कि जब बड़े पैमाने पे पोस्ट आती है, ज्यादातर दिल्ली और दिल्ली के आसपास के लोग बेनिफिट उठा ले जाते हैं और बाकी राज्य के लोग वंचित रह जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की पोस्टों से। इसके कई कारण हैं। इसमें एक कारण तो अवेयरनेस है, दूसरा कारण ये भी है कि उनकी तैयारी नहीं करवा पाते, वो तैयारी नहीं कर पाते, एक कारण है। इसलिए हम एक शॉर्ट टर्म कोचिंग और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हर जगह तैयारी करवाना चाहते हैं जी। उसमें पंजाब इंक्लूडेड है। बिल्कुल, मैंने पढ़ा तो पंजाब में भी इंक्लूडेड है, इसलिए भी हम किराए पे उसको कंटिन्यू भी करना चाह रहे हैं, ठीक है जी। लेकिन जहां तक आपने कहा कि अगर वो साइटेड को दे, उसका मिसयूज हो लैंड का, तो हम बिल्कुल उसके खिलाफ, बिल्कुल ऐसा हो रहा है। आई प्लेस ऑन रिकॉर्ड, ऐसा हो रहा है। बहरहाल, तो क्या ये रीजन, मिस्टर जॉनसन एनएबी के फाउंडर मेंबर थे, क्या कोई ऐसा कनेक्शन तो नहीं इसमें? नहीं, कोई नहीं, बिल्कुल कोई नहीं, 1% नहीं। हाँ, दूसरा एक जरूर मैंने कमिटमेंट की, मैं वो झूठ भी नहीं बोलूंगा आपसे, कि भाई शायद आपको पता हो मिसेस जॉनसन की तबीयत ठीक नहीं है जी, अभी जो चलाती हैं जी जी बिल्कुल, तो हॉस्पिटलाइज वगैरह भी थी, तो उनका फोन आया था मेरे पास और उसमें ये शायद वो वहाँ पे व्हाइट वॉश, हालत ठीक नहीं है शायद बिल्डिंग की, जहाँ तक मुझे पता चला है। अभी तो रवि सर आ गए हैं, उनके दामाद आ गए हैं जी। हाँ, उनके दामाद बन गए अभी डायरेक्टर जी। अच्छा, नहीं वो तो ठीक है, बट शायद बिल्डिंग की हालत ठीक नहीं है। बिल्कुल नहीं, हाँ जी, हाँ जी, हाँ बिल्कुल सही है। आई हैव टू गेट दैट चेक, ठीक है जी। मैंने ये कहा है अगर इमीडिएट कोई रिपेयर, व्हाइट वॉश वगैरह की बिल्कुल जरूरत है इमीडिएट, और तुम्हारे पास फंड नहीं है, तो हम इसको करवा देंगे। ये हमने कमिट किया। हम देखिए जो कहते हैं, जो करते हैं वो कहते हैं, उसमें सीधी सी बात। सर ये बताएं कि कहते हैं कि जो एनएफबी के अंदर के लोग हैं वो भी एनएफबी को अब तंग कर रहे हैं, वो आपसे खुश नहीं है। फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र की एनएफबी टूट गई, तमिलनाडु में टूटने की कगार पर है, तो ये तमिलनाडु में कोई टूटने के कगार पे नहीं है, गलत है इन्फॉर्मेशन। और महाराष्ट्र का जहां तक सवाल है, महाराष्ट्र में तो लिटिगेशन चल रही है आपस में वहां के लोगों के बीच, ठीक है, उसमें नेशनल ऑफिस इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन अब नेशनल ऑफिस इन्वॉल्व होने वाला है। वी विल ट्राई टू गेट दैट नेम स्टॉप्ड थ्रू यूज ऑफ दैट नेम एनएफबी महाराष्ट्र।
जब उन्होंने AICB से नाम ले लिया है, एप्लीकेशन ले लिया है, लेट देम गो विद AICB, बट दे कैन नॉट कंटिन्यू विद दिस, ठीक है, दैट वी विल टेक लीगल एक्शन। ऐसा कुछ नहीं है, वो तमिलनाडु वाली बात जो कह रहे हैं गलत है। देखिए ऐसा है, आप इस परिप्रेक्ष्य में देखो कि आप कोई ऑर्गेनाइजेशन तो बताओ दानिश जी अपने सेक्टर का, जहां पर मास बेस हो, जहां मास को वोटिंग का राइट हो, बताओ तो जहां पे ये होगा, ये तो हो ही नहीं सकता डेमोक्रेसी में कि कहीं भी थोड़ा बहुत भी अपोजिशन नहीं होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। बिल्कुल बिल्कुल, आई एग्री। नहीं हो सकता, करते नहीं हो सकता जी। बिल्कुल, अब पार्टी को ले लो, कोई पार्टी को ले लो, क्या उसमें इनर कंफ्लिक्ट नहीं है जी। वो तो ऑल डिपेंड कि भाई नेशनल, स्टेट में प्रॉब्लम ये है। देखिए जहां तक नेशनल लीडरशिप है उस पर कोई उनको वो नहीं है, आपस में रिफ्ट होती है। स्टेट की बात कर रहा हूं मैं आपसे, जब आपस में रिफ्ट होती है तो जो उस समय स्टेट की लीडरशिप होती है उसके खिलाफ लोग थोड़े बहुत जो इलेक्शन में हार जाते हैं, मान लो, दे ट्राई टू फॉर्म ए ग्रुप टू क्रिएट एन इम्प्रेशन के साथ हम चाहें तो डिस्टेबलाइज कर दें। ये हार्ड रियलिटी है डेमोक्रेसी की। और इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज इवल्स, आई हैव ऑलवेज chosen to continue with this kind of quality in the organization, because ultimately यार हमारे ब्लाइंड साथियों के हाथ में ही पावर, अगर डिसीजन मेकिंग नहीं रहेगा तो फायदा क्या है ऑफ द ब्लाइंड कहलाने का। एग्जैक्टली, आई एग्री जी। तो सर ये बताएं कि जो हर बार इश्यूज आ जाते हैं फंडिंग को लेके, आपको हमेशा से टारगेट किया जाता है, और कई बार तो आपने, एक बार हमारी जब चर्चा हुई थी तो एक बार तो किसी ने ये भी कहा था कि मिस्टर रोंगटा ने अपनी बेटी का भी फॉल्स मेडिकल बनाया है, तो ऐसे कमेंट आपको हर। और ये थोड़ा सा ये बताएं हमें फंडिंग को लेके, जब भी आप पे आरोप लगता है कि लोन में मिसयूज हुआ है, अपने वर्कर को मिस्टर रोंगटा 2,000 रुपया फोन का बिल देते हैं ताकि उनकी सपोर्ट में रहें। और एक बात जो क्रूशल क्वेश्चन है, जैसे आपने कहा पहले कि 40,000 $40,000 आपने उस असेंबली में अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए लगाए, तो आपको नहीं लगता $40,000 इज अ ह्यूज मनी एंड बीन स्पेंट फॉर नो कॉस्ट? देखिए आप जब इंटरनेशनल एफिलिएटेड है ना जी, तो आप यू कांट, देखो आप लीडरशिप भी लोगे, कंट्री लीडरशिप भी ले और रिस्पॉन्सिबिलिटी बना ले, ये तो हो नहीं सकता दानिश जी। दो ऑप्शन है किसी भी लीडर के पास, और साहब के पास क्या ऑप्शन था, या तो सरकार दे या जनरल असेंबली ना हो, ये तो ऑप्शन था जी। सरकार देती नहीं, आपको भी पता है सरकार देती है, सरकार तो नहीं देती दानिश जी। बिल्कुल सही। तो मैं मानता हूं ह्यूज मनी है, लेकिन मैं साथ साथ ये भी मानता हूं कि इंटरनेशनल लेवल पे अगर आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी, वैसे तो कौल साहब को खुद देना चाहिए था AICB से, अगर आप ऐसी बात करते हैं तो AICB को देना चाहिए था ना। अब AICB भी नहीं दे और वो हमसे रिक्वेस्ट करे, हमारे पास है इसलिए हम देने को तैयार हो गए कंट्री की इज्जत बचाने के लिए। मैं नहीं समझता इसमें कोई गलती है, और वो भी विद द अप्रूवल ऑफ माई नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल, मैंने अपने आप डिसीजन नहीं लिया। तो लेकिन SK सिंह जी ने तो कहा कोई काउंसिल के, एग्जीक्यूटिव काउंसिल की अप्रूवल ही नहीं लिया, पिछली बार वो शो में आए थे। मिस्टर SK सिंह ने कहा कि कोई अप्रूवल नहीं। काउंसिल में सुनिए एक मिनट, SK सिंह तो नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल में है ही नहीं, आप ये कहते ना, तो मतलब दे वर मिसलीडिंग, ही वाज मिसलीडिंग पीपल जी। वो तो हमारा मेंबर भी नहीं है, वो कुछ भी। आप बताओ, आज मैं AICB के लिए दानिश जी कुछ भी बोलूं वहां के इंटरनल मैटर्स के लिए, तो आप उसको ऑथेंटिक मानोगे? तो सर ये तो पहले मैंने फोन वाली बात की, पैसे देके जो फंडिंग पर बार बार आपको टारगेट किया जाता है, ये क्या रीजन है? आपके विरोधी बार बार एक बात लेकर चलते हैं कि फंड को मिसयूज किया, 2,000 रुपया फोन का बिल दिया जाता है, लोन दे दिया जाता है अपने नीयरेस्ट डियरेस्ट को। सुनिए, हमारे नॉर्म्स हैं, जो हमारे NEC मेंबर्स हैं या ऑफिस बेरर हैं, ठीक है,
जी। या ब्रांच फंक्शनरीज हैं, एग्जीक्यूटिव या ऑफिस बेरर, उनको हमने लिमिट तय कर रखी है। अब तो मैक्सिमम लिमिट ऑफ दिस, और 2,000 किसी को नहीं दिया जाता, ठीक है, दिया जाता, पहली बात। लेकिन हाँ, ये बताइए, अगर ऑफिस बेरर को फोन का बिल हम नहीं देंगे, वॉलंटरी वर्कर है वो, तो वो उससे क्या एक्सपेक्ट करूं कि वो किस तरह से लोगों से जुड़ेगा। आज की तारीख में कितने ऐसे लोग हैं, दानिश जी, आप भी काम करते हो वॉलंटरी, ठीक है, आप बताओ मुझे कि कितने ऐसे लोग आपको मिले, ग्रुप मिल गया जो वॉलंटरी आपको कहेगा कि मैं 1,000 रुपए महीना दूंगा आपको, और वो एक आध महीने दे भी दे, लगातार देता रहेगा, है कोई? जी, मैं अपना रेडियो उड़ान का बताता हूँ। हमारे 1.5 साल से हमारे पास 0 फंड है और हर लोग अपनी जेब से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसके अलावा मैं किसी का नहीं कह सकता। आई प्लेस ऑन रिकॉर्ड, तो हमारे यहाँ तो अभी जी ठीक है, आप फॉर्चुनेट हैं, लेकिन हमारे ऑफिस बेरर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो भी आप समझें। नहीं, मैं इससे आपसे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ और मैं बिल्कुल मानता हूँ, एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव मैं ये मानता हूँ कि ये बिल्कुल है, कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए तभी आदमी काम करता है। तो हमारे पास नहीं है, हम नहीं देते, वो अलग बात है। तो अगर है तो बिल्कुल वॉलंटियर को देने में कतई कोई हर्ज नहीं है, जो वॉलंटियर काम कर रहे हैं। मैं इससे लेकिन पूरा इत्तेफाक रखता हूँ इस बात से। जी जी। और तो बाकी देखिए, उन्होंने तो आरोप ये भी लगाया कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन आता है। आप देखो मेरी बैलेंस शीट, कोई फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं है। बैंक बदल लेते हैं, वो कहते हैं वो कहते हैं आप बैंक ही बदल लेते हैं, तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है आपका। कहते हैं आप हर साल बैंक बदल लेते हैं, तो रिकॉर्ड ही कोई नहीं है फॉरेन बैंक जो फंडिंग करते हैं। कोई बैंक नहीं बदला, पिछले 7 साल से कोटक महिंद्रा में केवल बैंक अकाउंट है, मेन अकाउंट जी। बाकी ओबीसी में फॉरेन वो जो सेरा के लिए कराते हैं, फेमा के लिए वो अकाउंट देना पड़ता है ना, नेशनलाइज बैंक का ही होता है, वो ओबीसी में है। वो तो आज से थोड़ी है, वो मेरे ख्याल 1980 से है, बल्कि उससे भी पहले से है, वही सेम अकाउंट है जी। तो आप तमाम आरोपों को निकाल रहे हैं, आप बिल्कुल बात बता रहे हैं। तो आज काफी लिसनर्स के डाउट जो क्लियर हो रहे हैं आपकी बातों से, तमाम डाउट जो आप 1 बाय 1 हमें बता रहे हैं, और हमें बेहद खुशी है कि आप फैक्चुअली बात कर रहे हैं हमारे साथ, फ्रैंकली। तो सर, ये लोन वाला भी एक इशू आया था, ये लोन का इशू भी आया था। हाँ जी, लोन का इशू आया था कि लोन में बहुत बड़े घपले चल रहे हैं, लाखों के लोग जी। नहीं, देखिए एक बात सुनिए, हाउसिंग लोन स्कीम के विषय में जो बात आपको लोग कहते हैं, थोड़ा सा चिट फंड के बारे में भी बता दीजिए। जो चिट फंड है उसके ऊपर काफी आरोप लगे हैं। देखिए, ऐसा एक चिट फंड नहीं है, वो तो एग्जामिन हो चुका ना, इन्होंने कंप्लेंट करी थी ना, तो एग्जामिन हो चुकी गवर्नमेंट के उसमें, उससे पहले भी हो चुकी थी। ये ऐसा है कि जो डोनेशन देते हैं लोग, जो उस स्कीम से जोड़कर, देखिए ऐसा है, जो उस स्कीम में, जैसे मान लीजिए आपने 5,000 दिया, तो उनको ऑप्शन है कि भाई तुम अगर इस स्कीम का भी में जुड़ के तुम डोनेशन कलेक्शन के लिए काम करना चाहते हो, एंड यू वांट टू अर्न इंसेंटिव, उनकी रसीद के साथ उनको एक नंबर अलॉट कर देते, ताकि उनके थ्रू जो आए डोनेशन, उस पर उनको ऑन द बेसिस ऑफ कैलकुलेटेड इंसेंटिव उनको इंसेंटिव मिलता रहे। अरे भाई, और ये सारा पैसा डीडी से आता है, डिमांड ड्राफ्ट से आता था। अब तो खैर वो भी बंद है, वो तो 2011 से हम नहीं कर रहे हैं उस पर भी वो काम, ठीक है। इट वॉज आई थिंक इन 2011 दैट वी क्लोज्ड इट, ठीक है जी। तो सवाल यह है कि इसको चिट फंड किसे कहते हैं, पहले ये तो समझे लोग। चिट फंड की डेफिनेशन क्या है? चिट फंड में का मतलब होता है कि आप सब्सक्राइबर होते हैं टू द चिट, और ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट यू आर एंटाइटल्ड टू सर्टेन अमाउंट्स इन एडिशन टू व्हाट यू हैव इन्वेस्टेड। यहां तो आप डोनेशन की रसीद लेते हो, और उसके अगेंस्ट आपको, अपने डोनेशन के अगेंस्ट आपको कोई इंसेंटिव नहीं मिलता,
और ये भी क्यों शुरू हुई थी ये भी आपको बता दूं दानिश जी। शायद आपको मालूम हो और नहीं मालूम हो तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अराउंड 2006 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रादर 2003 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने ये कहा कि जिनको 10 साल तक ग्रांट मिल गई है लगातार, अब उनको ग्रांट हम सेफ मैनर में बंद कर देंगे और नए इंस्टीट्यूशन, क्योंकि उनको सेल्फ सस्टेनेबल होना पड़ेगा। तो हमने ये सोचा कि देखिए बिना किसी इंसेंटिव के कोई डोनेशन नहीं देगा, बड़े लोगों को छोड़कर। एग्जैक्टली। आप मानेंगे कि जो ऐसा तबका है जो छोटा अमाउंट देकर और इंसेंटिव के लिए दौड़ धूप कर सकता है, वो डोनेशन तब देगा जबकि उसको इंसेंटिव की कोई स्कीम मिलेगी। हमने उस सस्टेनेबिलिटी के लिए हमने ये स्कीम शुरू की, डोनेशन स्कीम। इसको चिट को फंड कौन कह सकता है? आरबीआई हैज ऑल्सो एग्जामिन्ड, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज एग्जामिन्ड। और उस जब से हमने ये शुरू किया तब से हम कोई गवर्नमेंट ग्रांट नहीं लेगा नहीं चाहिए जी। उस पे भी आता हूँ, वो बहुत क्रूशल क्वेश्चन है आपका गवर्नमेंट ग्रांट का। सर, दो बातें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट मुझे पूछनी है, जो कि लिसनर्स ने मुझे खास तौर पे कहा है। एक तो ये है कि लोग थोड़े से ये खफा हैं कि जो रोंगटा जी लोगों के सीधे कांटेक्ट में नहीं है, फोन करते हैं तो फोन उठाते नहीं है, अगर उठाते हैं तो बात क्लियरली नहीं करते। एक तो ये लोगों को बड़ी शिकायत है, तो आपसे मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, बात करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और गवर्नमेंट की जहां आपने बात कही तो लोग कहते हैं कि ये रोंगटा जी एक बहुत स्किलफुल पॉलिटिशियन, एटलीस्ट आपके विरोधी ये भी मानते हैं कि आप स्किलफुल पर्सनैलिटी हैं। तो आपने गवर्नमेंट की डोनेशन बंद कर दी, प्राइवेट ये इंडिविजुअल तौर पे लेना शुरू किया ताकि आप आरटीआई के दायरे में ना आ सको। इन दोनों बातों पे मैं नहीं देखिए, आरटीआई के दायरे में आना ना आना आपको ये पता है। आरटीआई कब शुरू हुआ? 2005 में। हमने 2002 से नहीं किया कुछ, ठीक है जी। उसमें तो आरटीआई का नाम निशान नहीं था ना, इसलिए ये कहना बिल्कुल बेबुनियाद जी। दूसरी बात रही लोगों के फोन की और इनएक्सेसिबल होने की, तो मुझे तो हैरानी होती है यार। मैं हर सैटरडे को एनएफबी जाता हूँ, ठीक है। नंबर 1, एवरीबडी नोस इफ आई एम इन टाउन आई गो टू एनएफबी एवरी सैटरडे, ठीक है। और मुझे ये देखिए, ये बात तो अलग है, आप भी जानते हैं कि और जो लीडर्स हैं सो कॉल्ड, वो सारे इसी उनकी ब्रेड एंड बटर, उनका पूरा इन्वॉल्वमेंट केवल सेक्टर, ठीक है। मेरी ब्रेड एंड बटर है कोर्ट में, ठीक है, नॉट इन दिस सेक्टर। तो आप कॉल सर की तरफ इशारा कर रहे हैं? आप कॉल सर की तरफ इशारा कर रहे हैं आप इसमें? केवल नहीं कह रहा, ज्यादातर कह रहा हूं मैं तो। अच्छा, ज्यादातर कह रहा हूं जी। कॉल साहब की ओर इंक्लूडेड है, बिल्कुल इंक्लूडेड है, कह रहा हूं मैं, ठीक है जी। आप ऐसा कहना इन लोगों को इनएक्सेसिबल हूं, मुझे तो मैं तो इससे बिल्कुल इत्तेफाक रखता ही नहीं। आप हमारी वास्तव में जो एक्टिव मेंबरशिप, देखिए र्यूमर तो किसी के लिए भी कुछ भी फैला दे कोई, 10 लोग कहने लगे तो वो परसेप्शन बनाने में समय नहीं लगता। आपको ज्यादा पता है मुझसे, मीडिया में है आप जी, कि परसेप्शन कैसे किसी के खिलाफ कैसे बनता है या किसी के पक्ष में कैसे बनता है, ठीक है जी। तो लेकिन सच्चाई है कि जो मेरा मेंबर है, आज आप ये सोचिए ना, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके हेड को कोई आदमी रात को भी फोन करके ये कहता है कि सर मेरा एक्सीडेंट हो गया है, मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया है, आप किसी को भिजवाइए स्टाफ को, इतना पैसा हॉस्पिटल को चाहिए, वो रात को ही पहुंचता है। नहीं सर, लेकिन ये मेंबर्स के लिए बता रहे हैं ना, मैं तो जनरल बात कर रहा हूँ, जनरल ब्लाइंड पब्लिक की बात कर रहा हूँ। जनरल, वो तो जनरल ब्लाइंड क्या, वो तो सबसे अंतिम, वो जो आप बताओ, आपके साथ कोई जरूरत आपको होगी तो आप तो खुद ही सक्षम है, आप थोड़ी मुझे फोन करोगे। ये इस तरह के जो फोन आते हैं, इस तरह की जो हेल्प ठीक करते हैं, वो तो बेचारा हमारे आप में से सबसे अंतिम खड़ा है ना जी। वो
आप उनका पता करो ना। अभी एडमिशन चल रहे हैं। आई रिसीव अबाउट 50 कॉल्स एवरी डे कि साहब मेरा फलां में एडमिशन हो गया, मेरे पास फीस देने को नहीं है और मुझे फलां दिन तक फीस देनी है। अब किसी ने मान लीजिए कभी किया, मैं कोर्ट में हूँ, मान लीजिए वो अपनी कहानी सुना रहा है, मैं उससे कह रहा हूँ कि भैया तुम शाम को कर लेना। मुझे कोर्ट के समय आप समझते हैं ये प्रोफेशन ऐसा वैसा तो है नहीं दानिश जी। बिल्कुल। इट्स क्वाइट अ लॉट ऑफ कंसंट्रेशन। और हम लोगों के साथ कंसंट्रेशन और भी ज्यादा जरूरी है, ये आप जानते हैं। ब्लाइंड के साथ जी वो लग्जरी तो है नहीं कि हर समय कभी भी फाइल का पेज कोई भी खोल लिया जी 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 और उस पर कर लिया। हम अपने नोट्स पर डिपेंड करते हैं, अपनी थ्योरी पर डिपेंड करते हैं। तो उस समय डिस्ट्रैक्टेड तो नहीं होना चाहता ना आदमी जी। तो अगर किसी को कहते शाम को बात कर लेना तो क्या गुनाह है। और देखिए अगर इनएक्सेसिबल रहना होता, हमने टोल फ्री लगवाया वहां फेडरेशन में कि किसी का पैसा खर्च ना हो, और वहां नोट होता है, मैं आपको रजिस्टर कभी आप आए तो आपको दिखाऊंगा, नोट होता है किसका फोन आया, किस वजह से आया और किससे बात करना चाहता था, और उस पर एक्शन क्या हुआ वो सैटरडे को जाके देखता हूँ मैं। और जो चीज अर्जेंट मेरे लेवल की होती है वो मुझे तुरंत इंटीमेट की जाती है ऑफिस जी। अब तो ये तो देखिए सबको संतुष्ट करना तो जानिए ब्रह्मा के बस का भी नहीं है। तो मतलब एनएफबी के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, जिसको जरूरत है आप कह रहे हैं कि वो आपको सैटरडे को कॉल कर सकते हैं। कई बार ऑफिस में आप बिजी होते हैं तो आप शाम का सब मिल सकते हैं आकर, कॉल तो कभी भी करें, लेकिन कॉल ज्यादातर देखिए प्रेफरेबली अभी कॉल आ रही है आपको जी 7:30 से 9 के बीच कर दें और शाम को 5 बजे की बात करें जी। तो सर अभी रिसेंटली अब मैं थोड़े से झमेलों से बाहर आता हूं और हम बात करते हैं। अभी जो एक नया झमेला उत्पन्न हुआ है, जो एक नई प्रॉब्लम है, सीबीएसई ने इस बार जो नेट का एग्जाम कंडक्ट किया, बहुत सारे लोगों को बैठने नहीं दिया। तो इसके ऊपर आप अभी अविनाश शाही ने खैर इसको मैंने तुरंत सीबीएसई को लिखा, क्योंकि देखिए इन्होंने पहले ये कहा था कि राइटर हम देंगे, हम भी देंगे जी। सेंटर में कम से कम 4 केस मेरे पास आए हैं। एक तो लखनऊ का है, लखनऊ के नहीं मिला राइटर, वो लड़का 7 बजे पहुंच गया और वो पेमेंट देने के लिए भी तैयार था, तब भी उसको नहीं मिला राइटर, तो ही कुड नॉट अपीयर इन द एग्जाम। ठीक है जी। तो हमने ऑलरेडी टेकअप किया हुआ है। पर ये देखिए ये सब दिक्कत जो आई है, ये जो यूपीएससी ने नई पुरानी गाइडलाइंस को का इशू बना के उसको मॉडिफिकेशन का जो क्रम शुरू किया है ना जी, उसके कारण ऑल ओवर कंफ्यूजन है जी। बिल्कुल सीबीएसई ने ले लिया, उसके कारण भी कंफ्यूजन आया। सीबीएसई पहली बार कंडक्ट कर रही थी नेट का एग्जाम, तो ये कारण भी है, ये कारण भी है। और मुझे लगता है जो सेंटर थे ना उनके अधीक्षकों को ठीक से वो भी नहीं किया गया ब्रीफ, क्योंकि कई जगह एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं दिया। अगर राइटर मिल गया तो एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं दिया, ये भी शिकायतें आई जी जी जी। सो टेकन अप ऑल दोस कंप्लेंट्स विद सीबीएसई। सर एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड, आप जनरल सेक्रेटरी महासचिव हैं, सबसे दुखदायी पल आपके लिए क्या होता है जब अपनी ही कम्युनिटी से किस तरह की बातें सुनने को मिलती हैं? तो व्हाट इज द मोस्ट चैलेंजिंग मोमेंट फॉर यू व्हाइल वर्किंग? मेरा सवाल ये था कि आपको सबसे बड़ा चैलेंज क्या है काम करते समय? आपको किस तरह के कमेंट्स जो आपको बैकफुट में डालते हैं, और आपके लिए चैलेंज आज कम्युनिटी में सबसे बड़ा चैलेंज आपको क्या आ रहा है काम करते समय? देखिए सबसे चैलेंजिंग मोमेंट डिसइंटीग्रेशन, डिसयूनिटी, और सबसे चैलेंजिंग प्रॉब्लम जो ऑर्गेनाइजेशनल राइवलरी इन दी नोटिस ऑफ गवर्नमेंट है, वो एक ऐसे समय हो रही है जब डिसेबल्ड के राइट्स और ब्लाइंड के राइट्स जियो पार्टी में है। ब्यूरोक्रेट्स पर्टिकुलरली एम्प्लॉयमेंट के मामले में वो हमारे अधिकार को कहीं ना कहीं हर स्थिति में सीमित करना या उससे वंचित करना चाहते हैं। और ऐसी स्थिति में अगर हम आपस में जैसे अभी हुआ लड़ाई करेंगे सड़कों पर और सरकारी क्वार्टर्स में एक दूसरे के खिलाफ, तो इससे निश्चित समझिए कि भविष्य बहुत अंधकार में है। और मैं
मैं कम से कम अपने आप को कमिट कर रहा हूं, मैंने पहले भी किया, इस प्रोग्राम पे फिर कमिट कर रहा हूं कि मैं जब तक संभव होगा बिल्कुल किसी भी हद में किसी के खिलाफ लिखूंगा नहीं, अपना डिफेंड जरूर करूंगा। जी, तो क्या मिस्टर रोंगटा डिक्टेटर है एनएफबी में? जो उनके खिलाफ आवाज उठाता है उसे निकाल दिया जाता है। क्या मिस्टर रोंगटा जी डिक्टेटर है एनएफबी में? जो उनके खिलाफ आवाज उठाता है उसे निकाल दिया जाता है? नहीं, उसके खिलाफ आवाज, मेरे खिलाफ आवाज उठाने पर किसी को नहीं निकाला जाता। अगर एक बात बताइए, एक संगठन को कटघरे में सरकार के सामने खड़ा करोगे दूसरे संगठन के साथ मिलकर, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को छोड़ दो, डेमोक्रेटिक प्रक्रियाओं को छोड़कर अगर आप विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन लड़ाई के अलावा को छोड़कर आप जाके दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के हाथ खेलोगे तो उनको मेंबरशिप का क्या राइट है? आप बताओ। आप, ये तो वही बात हुई कि एक कंट्री में सेपरेटिस्ट हैं, वो अगेंस्ट इंडिया बोलते रहे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो और देश को बर्बाद होने दिया जाए, संगठन को इसी तरह बर्बाद होने दिया जाए, वो संभव नहीं है। और ये कोई डिक्टेटरशिप का साइन नहीं है, ये बायलॉज के तहत किया गया है। आप देखिए उनको शो कॉज नोटिस जो दिए गए और उनका रिप्लाई देख लीजिए, उन्होंने चार्ज सारे स्वीकार किए हैं कि हाँ, हम कौल साहब के साथ मिलकर हमने बैठक की, हमने भाषण दिए, सब कुछ एडमिटेड है, लेकिन वो कहते हैं कि वो जरूरी था क्योंकि हम संगठन से निकालना चाहते हैं उनको, मुझे। आप बताओ दूसरा संगठन के खिलौना बन के अगर कोई करेगा, संगठन के खिलाफ करेगा, तो ऐसे व्यक्ति को तो बिल्कुल संगठन में रहने का हक ही नहीं है। आप चुनाव 2 महीने पहले हुए, ये भी नहीं है कि चुनाव और समय से पहले किए गए हैं। तो ये डिक्टेटरशिप का कहाँ है? और एक बात बताइए, मेरे खिलाफ कोई खड़ा भी नहीं हुआ ना, मैं तो निर्विरोध हुआ था ना। तो आप यंगस्टर किस दिशा में जा रहे हैं? आज में आप रहे हैं कि हर फील्ड यंगस्टर जा रहे हैं, लेकिन अभी भी आपको मालूम है, आप काम कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग अभी भी रूरल एरिया में हैं। और एक सवाल जो रेडियो उड़ान स्ट्रांगली हमेशा फॉलो, सर क्या आप चाहते हैं, क्या आपका व्यू है कि अब पूरी स्टेट में 10th तक मैथ और साइंस कंपलसरी हो जाना चाहिए, या आपको लगता है अभी वो समय नहीं है? क्या चीज? हर स्टेट में 10th तक एटलीस्ट मैथ और साइंस कंपलसरी हो जाए, तो इस पर जहां आप चाहते हैं कि मैथ और साइंस कंपलसरी हो जाए 10th तक, आप इसके पक्ष में हैं जहां मानते हैं वो समय नहीं आया? नहीं, मैं कंपलसरी नहीं मानता होना आज की तारीख में। अभी उसके लिए तैयारी नहीं है हमारे पास। तैयारी नहीं है जी। तैयारी करके उस ओर बढ़ना चाहिए, उस ओर बढ़ना चाहिए। तो आपका मैसेज क्या रहेगा? यंगस्टर को कैसे देखते हैं आप सोशल वॉलंटियर टास्क में? आप क्या रोल देख रहे हैं? आपको लगता है कि जो लोग हैं, जो यंगस्टर हैं, एनजीओ से दूर भाग रहे हैं, या आपको लग रहा है कि यंगस्टर आगे बढ़ चढ़ के सोसाइटी में काम करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, मैं तो ये कहता हूं कि हमारे यंगस्टर्स को और प्रोएक्टिव रोल होकर, देखिए अल्टीमेटली यंगस्टर्स को ही टेक ओवर करना, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की लीडरशिप, उनको प्रोएक्टिव होकर इस समय और मिलकर काम करना चाहिए अपने लीडरशिप के साथ, और ज्यादा जुड़ना चाहिए और सीखना चाहिए और धीरे धीरे रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी चाहिए। हमने तो देखिए सब्जेक्ट बांट के लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटी और उनको इंडिपेंडेंट काम करने का मौका दिया है। जहां डिफिकल्टी हो वहां आके हमको बताओ। तो इस तरह से यंगस्टर्स की फौज तैयार होनी चाहिए, और जब आप उनको जोड़ेंगे, जब वो जुड़ेंगे, तभी उनको अधिकारों की रक्षा के प्रति एक कमिटमेंट जागृत होगा। देखिए, तो हमारी वाली जनरेशन थी जिसने लड़ाई शुरू की, अब कोई कहेगा क्रेडिट ले रहे हैं, लेकिन सच्चाई तो यही है कि 1980 में लड़ाई कानून के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए एनएफबी ने ही शुरू की, जो जुलूस लाठीचार्ज को 16 मार्च 80 को। यहाँ दोस्तों, तो ये थे हमारे साथ बदलता दौर की डायरेक्ट सेगमेंट में एनएफबी के महासचिव संतोष कुमार रोंगटा जी, जिनसे हमने तमाम तीखे सवाल पूछे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। अपना फीडबैक दीजिए www.radioudan.com पर।
और मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलूंगा अगले सप्ताह किसी और चेहरे के साथ और होगी फिर से सीधी बात। तब तक बने रहिए रेडियो उड़ान पर। अगला शो गेम ओवर विद आरजे आशीष सिंगला इज रेडी ऑन योर वे।